देखिए, तो कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। क्या उसकी खासियत होगा, किन बातों को हमें ध्यान रखना होगा बनाते समय, है ना। आपको सारे लॉजिक समझा दिए गए हैं, और जिस उस लॉजिक सभी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए मेरे ख्याल से अब आपके सामने किसी भी तरीके का सिचुएशन बना दिया जाए, कैसा भी चार्जेस का जानकारी दिया जाए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं, है ना। उस जो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको लिखाया गया था, है ना, उसमें एक चीज़ आप और ऐड कर लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं है, वो ये है, इसमें एक पॉइंट आप ऐड ऑन कर लीजिए कि किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे, है ना। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, इसके पीछे का आपको इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको आने वाले लेक्चर्स में क्लियर कर दिया जाएगा, है ना। अभी बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। वैसे लॉजिक आसान है, अभी क्लियर कर देता हूँ बात की, तो उसको टाले। आप यूँ समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज्ड बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है ना। तो अगर कंडक्टिंग बॉडी अगर है तो इसमें मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप किया है, तो ये जानकारी सबके पास है कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं फाइनली आके कंडक्टर होने की वजह से कहाँ पे आ जाएंगे, इसके सरफेस पे। कितने लोगों को ये बात ध्यान है? कंडक्टर होने की वजह से सभी चार्जेस इसके कहाँ पे आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर। इसके एक्सप्लेनेशन हम आपको कई बार दे चुके। अब हमको ये बताइए, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फील्ड लाइन के सोर्स की तरह काम करता है, और टर्मिनेट कहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज में जाके। बताइए ज़रा, क्या इस कंडक्टर बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मतलब कोई चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज तो सारे ऊपर आ गए हैं, अंदर कोई चार्ज है नहीं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप अंदर भेजेंगे तो टर्मिनेट कहाँ करेंगे? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? क्या टर्मिनेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, याद करिए, कंटिन्यूअस होता है, आपको पढ़ाया गया है ना। ये देखिए कि आपको लिखाया गया था, ये कंटिन्यूअस है, ऐसे बीच रास्ते में ख़त्म तो हो नहीं सकता, है ना, हवा में। तो कहीं पे ना कहीं पे जाके जेन्युइनली टर्मिनेट होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होते हैं। तो ये बताइए, अगर आपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भेज दिया कि चलो पॉजिटिव चार्ज सोर्स है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, तो अंदर जाके क्या होना चाहिए बताओ? कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ताकि उसमें जाके क्या हो सके, टर्मिनेट हो सके। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अंदर टर्मिनेट होने के लिए जगह नहीं है? कितने लोगों को क्लियर हो गया कि अंदर कोई टर्मिनेटिंग प्लेस नहीं है फील्ड लाइंस के लिए? ठीक है ना, क्लियर। इसी वजह से अंदर किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। तुम बाकी सब आधे लोगों को समझ में आ गया, तुम लोग बाकी लोग जो लोग हाथ नहीं उठाए, क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो चार्ज्ड बॉडी से सिर्फ कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है ना। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मत बनाना कंडक्टिंग बॉडी के केस में, ठीक है। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, टॉपिक डालिए। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, उसको शुरुआत से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास अगला टॉपिक। तो डाइपोल वर्ड मतलब तो समझ ही गए हो, एक दिन डिस्कस हमने छोटा सा किया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से बना रहे थे, दोनों पास पास में रखा था, याद है। तो डाइपोल, डाई का मतलब आप जानते हैं, दो के लिए हम ये सफिक्स यूज करते हैं डाई, और पोल का मतलब होता है दो ओरिजिन पॉइंट, है ना। एक तरह से इसका मतलब यही होता है, दो सोर्स जहाँ पे हो उसको हम पोल बोलते हैं। जैसे हमारे अर्थ का दो एंड है, मैग्नेटिक के हिसाब से देखोगे तो उस हिसाब से मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, है ना, या फिर जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ। इस तरह से हम पोल, अर्थ भी डाइपोलर है, ठीक है ना, दो ध्रुव है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सेटअप है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना होगा, एक सिस्टम है
अब सवाल ये कि किस तरीके के सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, है ना। तो बड़ा एकदम स्पेसिफिक है, जब इन पॉइंट्स को अगर कोई सेटअप जस्टिफाई कर पाएगा तभी उसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अगर इनमें से कोई भी अगर सेटअप जस्टिफाई या पॉइंट नहीं होता है जस्टिफाई, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलेंगे, अगर कोई एक भी अगर छूट रहा है तो, है ना। तो इन पॉइंटों में क्या क्या है, सबसे पहले तो आपके पास दो चार्ज होने चाहिए। कितने चार्ज होने चाहिए? दो। अब उन दो के भी खास बात होनी चाहिए, ये दो इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। कोई भी छोटा बड़ा नहीं एक्सेप्टेबल है ना, थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं, एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल चार्ज चाहिए हमको मैग्नीट्यूड के सेंस में। इसके बाद दोनों मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली सेम भले ही होना चाहिए, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट होनी चाहिए। मतलब इसका पूरे कहानी का मतलब क्या निकला, आपके पास शॉर्ट में कहूं तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज चाहिए। एम आई क्लियर? यानी कि एक प्लस क्यू चाहिए और दूसरा माइनस क्यू चाहिए। एम आई क्लियर, है ना। तो हमको दो चार्ज चाहिए, एक प्लस क्यू का और दूसरा माइनस क्यू का, यानी कि मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के अलग। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट इन चार्ज के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों के दोनों चार्ज जो होना चाहिए वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज। मतलब आप समझ गए होंगे कि इनके साइज बहुत क्या होनी चाहिए? छोटा। जो इनके फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दो फुटबॉल साइज के बॉडी को रख के हम बोले कि दोनों हो सकते हैं ना, दो बड़े बड़े बॉल हो सकते हैं, लोहे का मेटल का बॉल जिसके ऊपर हम चार्ज दिए हुए हों, जैसे वो नहीं फेंकते आप लोग शॉर्ट पुट वगैरह, थ्रो वगैरह आप लोग जो खेलते हो, है ना। तो मान लो आयरन बॉल को हमने चार्ज कर दिया दो अलग अलग, एक को पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसको हम डाइपोल के सेंस में नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने बोल दिया है कि दोनों के फिजिकल जो साइज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही छोटा होना चाहिए, है ना। पॉइंट चार्ज होना चाहिए सीधे कहूँ तो आपके पास टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ये पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया, है ना। वी आर रिक्वायर्ड टू हैव टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। अगला, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो बहुत मामूली होना चाहिए। अब इसका एग्जैक्ट कोई मेजरमेंट नहीं है, पर आप फील समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत मामूली होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर इस तरीके का आपके पास सेटअप है जहां पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस आपके पास हैं आमने सामने, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ही कैसा है? मामूली है, तो इस पूरे सेटअप को हम किस नाम से जानेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए किसी को, है ना। तो सीधा सीधा ये है मामला। आप नोट डाउन जब करेंगे तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि वी आर गोइंग टू हैव टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस विथ वेरी स्मॉल सेपरेशन, है ना। दो हमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस चाहिए और दोनों के बीच का सेपरेशन जो होना चाहिए वो बहुत मामूली होना चाहिए। एम आई क्लियर? तो यहां तक का कहानी आपको क्लियर हो गया। इसके नतीजा क्या निकलेगा कि अगर हम ध्यान से देखें तो जो नेट चार्ज हुआ सिस्टम का, मतलब हमने बोला ना इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप में एक सिस्टम है, ठीक है ना। तो जो टोटल चार्ज हुआ सिस्टम का वो कितना हो गया? 0। कितने लोग समझ रहे हो? अगर तुम्हें ओवरऑल पूरे सेटअप का चार्ज पूछा जाए तो आपके पास दो चार्जेस था, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो ओवरऑल सेटअप का नेट चार्ज कितना हो गया? प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, यानी कि 0। एम आई क्लियर? ठीक है। तो इफेक्टिव चार्ज जो हुआ आपके सेटअप का वो कितना हो गया? 0। ठीक है ना, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो डाइपोल के केस में आपने देखा, अगर मैं सिस्टम का नेट चार्ज की बात कहूं तो वो कितना हो रहा है? 0। प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू बराबर 0। तो सिस्टम का नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन नतीजा बड़ा खूबसूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बात अगर हम करें, अभी हम उसको देखने वाले हैं इसके बाद, कि आपको देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो 0 नहीं होने जा रहा है। वो 0 नहीं होने जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, देखो जैसे मान लो आपने एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, डाइपोल है, और दूसरा
माइनस क्यू। तो अगर मैं कहूं कि ये पूरा जो सेटअप है, जो पूरा सिस्टम है, इसका नेट चार्ज कितना है, आपने जीरो बोल दिया, नेट चार्ज जीरो हो गया, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं अगर कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे P है, हम अभी कैलकुलेट करेंगे, ये P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाला है ना, ये जीरो नहीं आने वाला है। कितने लोग समझ गए? जैसे जैसे एक ओवरऑल एटम लो, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम जो है जब तक उसको चार्ज या उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर नहीं निकालें तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं? ठीक है, तो आप देखेंगे उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है, उससे कुछ दूरी में जीरो। उसमें भी प्लस माइनस चार्जेस होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक चार्ज भी जीरो होता है और उसके वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें कितना देखने को मिलता है, जीरो। लेकिन जब डाइपोल हम उठाते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो हमें यह देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है अलग अलग जगहों पे। स्पेशल केसेस में कुछ जगहों पे हो सकता है जीरो भी देखने को मिले, वो अलग इशू है ना। लेकिन आप देखेंगे कि जीरो, ऐसे जीरो मेरे ख्याल से इन्फिनिटी के अलावा कहीं नहीं होगा। देखो ध्यान से जरा, अगर आपके मन ही मन अगर आप कैलकुलेशन कर सकें तो एक लौता अगर आप इन्फिनिट डिस्टेंस देखोगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नजर आएगा, है कि नहीं? बाकी कहीं पे भी जीरो नहीं होने वाला है। ध्यान से देखो, है ना। चलो करके देखते हैं, अभी अगला काम ही हमारा वो करना। तो इस चीज को भी जस्टिफाई करेंगे मैथमेटिकली, है ना। उसके पहले एक और पैरामीटर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट करिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। और ये पूरा नोट करिए, फिर हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल पैरामीटर हमने डिजाइन किया है फिजिक्स के संदर्भ में। इसका बहुत सारा हमें फ़ायदा होगा, आने वाले समय पे देखेंगे भी, है ना। पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम डिज़ाइन कैसे किए, किसको बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो, आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पहली बात तो आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, देख रहे हो कि ये माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना। तो और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको कितना कंसीडर किया गया है, 2a। सर ये 2a क्यों लिए हैं सर, सीधे डिस्टेंस d क्यों नहीं लिए? तो आप डिस्टेंस d भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जानबूझ के इसमें 2 के मल्टीप्लाई में लिया गया है, उसके फायदा अपना अलग ही फायदा मैथमेटिक्स में हमको मिलेगा, इसलिए हम लिए हैं। थोड़ा नहीं लेते थोड़ा कैलकुलेशन अजीबोगरीब हो जाता, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? दो चार्ज के बीच में, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट्स से स्मॉल डी, और इस डी को किसके बराबर हमने कंसीडर कर लिया है, 2a के बराबर। चलेगा? नहीं चलेगा। अरे मान लो कोई दो चीज के बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है? 3 सेंटीमीटर, दो अलग अलग पॉइंट के बीच में। तो मैं क्या ये 3 सेंटीमीटर को ऐसा नहीं कह सकता कि ये 2 गुना है 1.5 सेंटीमीटर के? चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तो बस उतनी सी बात है, हमने जानबूझ के डिस्टेंस को कितना कंसीडर किया है, 2a के बराबर। उसका हमें अलग ही फायदा होगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है हमारा 2a है, ठीक है। तो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको बोला जाता है? इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। किससे? स्मॉल p से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम p लगाएंगे, ये रहा वेक्टर। और ये किसके बराबर कहा जाता है? तो ये जो दो चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसमें से किसी भी एक का सिर्फ मैग्नीट्यूड मानो, यानी कि कितना हो गया, मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, क्यू के बराबर। दोनों के ही मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू है ना। और मल्टीप्लाई बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से करना होता है, यानी कि डी, या तो डी से मल्टीप्लाई करो या फिर लिख दो 2a से, यानी कि क्यू इंटू 2a। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। और ध्यान रखने वाली बात ये है, हमारा जो डायरेक्शन होगा ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारे लिए डायरेक्शन लेना है। तो डायरेक्शन आप हमेशा कैसा कंसीडर करेंगे, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया सबको? डायरेक्शन क्लियर है? मैग्नीट्यूड पहले क्लियर हो गया था, किसी एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड, दो में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेना है, मल्टीप्लाई बाय दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। और इसके अतिरिक्त इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ? डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव
चार्ज के तरफ। समझ गए हो? क्लियर है सबको, है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पैरामीटर सबको समझ में आ गया। अब केस में आते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, और इस के जो एक्सियल लाइन है, यानी कि दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट क्या है, P है। देख रहे हो ये वाला P? फिगर सबको क्लियर है? हमको P पॉइंट पे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो पता करना है, ठीक है ना? तो देखिए दो चार्जेस हैं, तो हम कैसे पता करेंगे? सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल याद है? एक एक की वजह से पहले पता कर लेंगे और लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे बताओ, वेक्टर एडिशन कर देंगे, काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? दो चार्जेस हैं तो एक एक पहले पॉजिटिव वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, दोनों के वेक्टर एडिशन कर देंगे। डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए ऐड करना है। तो चलिए बताइए, ये वाला रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये दिख रहा होगा, और ये रहा नेगेटिव चार्ज, ठीक है? हमको ये बताइए, ये P पॉइंट कहाँ पे है बताओ? ये जो डाइपोल देख रहे हो ना, -q और +q, इन दोनों के जो सेंटर है ना, यानी कि दोनों के बीचों बीच से, दोनों के बाइसेक्शन पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे, ठीक है ना? क्लियर? तो हमें यहाँ पे ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? कितने लोग एग्री करते हो? मैंने सही बनाया है। ये होगा E प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है, याद है ना? बाहर की तरफ, चार्ज से दूर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से चार्ज की तरफ होता है, याद है इतना? ये भूल मत जाना लाला। हाँ, तो ये हो गया E प्लस का डायरेक्शन। और नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, ये इस तरफ आएगा। तो देखिए, तो ये दोनों चीज सबको समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से चार्ज से अवे की तरफ होना था, है ना? तो इसलिए हमने इधर से अवे की तरफ बनाया, नेगेटिव वाले की वजह से चार्ज की तरफ ही होना, तो हमने इधर बताया। अच्छा, कितने लोग इस कंडीशन पे, जहां पे ये P पॉइंट है, देखता हूँ कितने लोग एग्री करते हो कि E प्लस ज्यादा ताकतवर होगा? कितने लोग एग्री करते हो? हाथ उठाओ जल्दी। E प्लस का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा E माइनस वाले से स्ट्रेंथ से। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नजदीक में है, तो उसका डोमिनेंसी ज्यादा होगा कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट मतलब EP कितना हो जाएगा? हमको दोनों को क्या करना है बताओ? ऐड करना है, वेक्टर एडिशन करना है। E प्लस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना? क्लियर है सबको? तो इतना सा काम हमें करना है ना? समझ में आया सबको, है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। E प्लस, पहले मैग्नीट्यूड की बात हम कर लें। E प्लस बराबर कितना आएगा? KQ बाई R, मतलब इस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होगा, मैंने कैपिटल R बता दिया, चलो, का स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इतना ही होता है, KQ बाई R का स्क्वायर। सही लिखा हूं? हाँ, तो बताइए कितना आएगा? KQ बाई कितना डिस्टेंस है बताओगे? ये देखो जरा, यहां से यहां तक है R, देख रहे हो? सेंटर से लेके यहां तक है R, और यहां से सेंटर से लेके ये डिस्टेंस कितना है, कोई बताएगा? A के बराबर। कितने लोग एग्री करते हो? अरे भैया टोटल डिस्टेंस 2A है, तो उसका आधा कितना होगा? A के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए, यानी कि प्लस Q से लेके P तक का, ये होगा R माइनस A। कितने लोग एग्री करते हो? R माइनस A होगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, इतना तो समझ ही रहे होगे। चलो, तो ये हो गया R माइनस A का होल स्क्वायर। सही लिखा हूं? इसी तरीके से नेगेटिव वाले के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा K, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, Q मैग्नीट्यूड तो उसका भी Q के बराबर है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है कौन बताएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देख रहा हूं कितने लोगों को चमकता है। कितने लोग एग्री करते हो भाई? इसके सेंटर से लेके यहां तक R है और यहां से यहां तक A है, तो कुल मिलाकर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस A। सब लोग एग्री करते हो? क्लियर है?
अब हमें क्या करना, अच्छा किस में से किसको घटाना है बताओ, डायरेक्शन को ध्यान में रखो, तो माइनस करना पड़ेगा डायरेक्शन के साथ में अगर देखोगे, क्योंकि ई माइनस उल्टे तरफ है। तो ई पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा ई प्लस माइनस ई माइनस। क्या मैं सही लिखा हूं? है ना, हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लिया था, अब डायरेक्शन हमको पहले से पता है, वेक्टर एडिशन करना है तो डायरेक्शन को ध्यान में रखना होगा। तो दोनों उल्टा है तो इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड को माइनस कर देनी है। तो कितना आएगा, के क्यू कॉमन ही आ जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे 1 आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या मैंने ठीक लिखा है? इतना ही होगा, है ना। आगे देखते हैं, बताओ जरा, इसका एलसीएम लेना होगा, है ना, तो कितना आएगा बताओ, नीचे कितना आएगा? ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, देखो जरा, नीचे एलसीएम आएगा इतना, मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूं, आर ए माइनस का होल स्क्वायर इंटू आर ए प्लस का होल स्क्वायर। कितने लोग समझ रहे हो? दोनों को मल्टीप्लाई ना करोगे, इसके नीचे आर माइनस ए का होल स्क्वायर है और इसके नीचे आर प्लस ए का होल स्क्वायर है कि नहीं? तो नीचे एलसीएम तो इतना बनेगा। कितने लोग एग्री करते हो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए, और यहाँ पे आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए। सही है। अच्छा, एक माइनस और एक प्लस वाले को लो और एक माइनस एक प्लस वाले को लो, तो क्या बनेगा? देखो वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कितने लोग एग्री करते हो कि इसके जगह पे हम आर ए माइनस आर प्लस ए जो होगा वो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहलाएगा? यही ना होगा, दो जोड़े बन रहे हैं ना। कितने लोग समझ गए लाला, बताना जरा, है ना। तो ये कुल मिला के जो एलसीएम बनेगा वो कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक बार और आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, यही आएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो इसके बाद आप क्या करेंगे बताइए, दोनों तरफ एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो ये ऊपर बनेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सही है, और बाहर के क्यू तो मौजूद है ही जितना है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, इसके बाद क्या बनेगा, इसको सॉल्व करिए जब, तो हम पहुंचेंगे कहां पे बताइए, के क्यू, तो बताइए कितना बनेगा। ये रहा हमारे पास, यहां से नीचे से लेके आओ, तो बनेगा के क्यू कॉमन है, नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर बनेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक लिखा हूं, और माइनस वहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और बाहर एक माइनस तो प्लस 2ab। सबको समझ में आया यहाँ तक के कैलकुलेशन? ये सारे पैरामीटर कट के बाहर आपके पास बचा जो EP का मैग्नीट्यूड है वो के क्यू, और साथ में बचा 2AR प्लस 2AR, तो 4AR है ना, 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, इसको ना हम थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। देखो जरा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2k p r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितने लोग एग्री करते हो? ये p कहां से आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला p है। p किसके जगह पे होता है याद है? q इंटू 2a होता है, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा ना। तो देखो ये 4 को हम क्या लिख सकते थे, 2 इंटू 2, तो उसका एक 2 मैं ये बाहर लिखा हूं अभी भी, ठीक है। और एक 2 इंटू क्यू इंटू ए के जगह पे मैंने क्या डाल दिया, सीधे सीधे p। कितने लोग एग्री करते हो? सबको समझ में आया? पक्का है ना। तो इस तरीके से हमारा हो गया मैग्नीट्यूड का हिसाब। डायरेक्शन का क्या होगा बताओ जरा, जरा ऊपर चलते हैं फिगर में।
कितने लोग एग्री करते हो जो पी का डायरेक्शन अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था, वो पी का डायरेक्शन तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना, ये पी का डायरेक्शन है, पी का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और कितने लोग एग्री करते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे होगा वो भी इधर से इधर ही होगा? कितने लोग एग्री करते हो? भाई पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव को घटाओगे, देख ही रहे हो, और ज्यादा ताकतवर कौन है? पॉजिटिव वाला। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज के जैसा ही आएगा, यानी कि अवे की तरफ आएगा। तो कितने लोग एग्री करते हो कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम आ गया है? सेम आया है कि नहीं आया है? बोथ दिस वेक्टर आर हैविंग एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन। तो हम सीधे सीधे वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे बताओ जरा? ई पी इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिखेंगे 2k पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या सबको ये बात समझ में आई? सबको ये कहानी क्लियर हो गया लाला? पक्का? तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। ठीक है, इसमें थोड़ा एक स्पेशल केस है। अगर मान लो जो पी पॉइंट है वो पी पॉइंट इस सेंटर से कहाँ है? बहुत दूर है। मतलब जो आर है, जो ये आर देख रहे हो, अगर आर क्या हो जाए? काफी ज्यादा हो जाए, यानी कि आर इज मच मोर ग्रेटर देन कंपेयर टू द ए। अच्छा, कितने लोग एग्री करते हो 2a ऑलरेडी बहुत छोटा नंबर है? डेफिनेशन ऑफ डाइपोल यही था, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत मामूली है। तो आर अगर ए से बहुत ज्यादा हुआ तो आप समझ गए होगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो देख रहे हो यहाँ पे सीधे सीधे आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में ईपी जो बनेगा वो बन जाएगा 2k p बाई आर क्यूब। कितने लोग एग्री करते हो? ये नीचे r टू द पावर 4 बनेगा, ये तो खत्म हो जाएगा है ना, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो r टू द पावर 4, एक r से एक r कट जाएगा तो r क्यूब बचेगा। एम आई क्लियर? सबको समझ में आ गया? पक्का है ना? तो नोट कर लीजिए।